वेलकम बच्चों टू द क्विक रिवीजन सीरीज अगेन। बच्चों इसमें हम लोग फिज़िक्स के चैप्टर्स के वो फास्ट रिवाइज कर रहे हैं, क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जैसा इस सीरीज़ के नाम से भी जाहिर है। बच्चों अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप फिज़िक्स मून शॉट के जो चैनल है उस पर चले जाओ और उस पर प्लेलिस्ट में चले जाओ और उसमें क्विक रिवीजन सीरीज़ में आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं बच्चों, तो फास्ट ही बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इससे हेल्प मिल रही होगी और आप अपने नोट्स को प्रॉपर बना रहे होगे, आप रिवीजन प्रॉपर कर रहे होगे, क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम नज़दीक है और हमें उस एग्ज़ाम में, चाहे वो नीट है चाहे वो जेई है, अपनी एक सीट चाहिए। हमें एक सीट लेनी है, हमें एक सीट चाहिए। तो बच्चों वीडियो को पूरा देखो। अगर आपको कंसेप्ट आता हो तो आप उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा के देख लो, 1.5x ऐसे करके आप बढ़ा के देख लो, लेकिन हाँ पूरा ज़रूर देखो, क्योंकि कौन सा कंसेप्ट उसमें कहाँ आपके काम आ जाएगा ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो आज हम लोग थर्मल एक्सपेंशन और कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट देखेंगे। कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस जो उसमें बनते हैं उनकी बात भी कर लेंगे और उनके सारे मेन कंसेप्ट्स को पहले हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। बच्चों सबसे पहले बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। जब शब्द से भी जाहिर है, थर्मल एक्सपेंशन मतलब आप हीट के कारण एक्सपेंशन की बात कर रहे हो। बच्चों अगर हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉडी हो, यानी कोई रॉड हो, और उसे अगर हम हीट कर रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है L = L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर वो एक टू डायमेंशनल बॉडी है, जैसे कोई स्क्वायर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ट्रायंगुलर प्लेट है, तो उसका जो एरिया है वो बढ़ता है A = A0 1 प्लस बीटा डेल्टा टी से। और अगर वो थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से। जहाँ बच्चों ये है क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। यानी अगर हमारे पास कोई बॉडी है और हम टेम्परेचर को अगर बढ़ाएं तो वो हीट होने पर उसका साइज़ बढ़ेगा। अगर वो वायर है तो लंबी हो जाएगी, अगर वो प्लेट है बड़ी हो जाएगी, रेक्टेंगुलर प्लेट है तो बड़ी हो जाएगी, अगर वो क्यूब है, स्फेयर है, तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, उसका साइड बड़ा हो जाएगा। इसमें बच्चों बीटा, अल्फा और गामा इनकी आपसी रिलेशन, बीटा यानी कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गामा 3 टाइम्स अल्फा होता है। ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं? ये मटेरियल पर मेनली डिपेंड करते हैं। ये तीनों ही, ऑब्वियसली बीटा और गामा तो उसका मल्टीपल ही है, तो अल्फ़ा जिस चीज़ पे डिपेंड करेगा उसी पे बीटा और गामा, तो ये दोनों भी उसी पे डिपेंड कर रहे हैं जिस पर अल्फ़ा यानी मेनली मटेरियल। बच्चों जब आप इसको हीट कर रहे हो किसी भी बॉडी को, चाहे वो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, तो आप एक चीज़ पर ध्यान दो, किसी एक को देखा जाए अगर, तो हम इसको क्या L - L0 बाय L0 = अल्फा डेल्टा टी बोल सकते हैं क्या? ठीक, यही चीज़ अगर हम एरिया के लिए करते हैं तो A - A0 बाई A0 अल्फा डेल्टा टी होता है। ये इनिशियल लेंथ, इनिशियल एरिया, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वैल्यूज़। तो बच्चों इसका मतलब ये निकला कि अगर हमने टेम्परेचर चेंज सेम रखा तो जो परसेंट चेंज आएगा, जो फ्रैक्शन चेंज आएगा, वो इस बात से इंडिपेंडेंट होगा कि इनिशियल लेंथ कितनी है। मतलब क्या निकला, कंसेप्ट क्या निकल के आया कि किसी बॉडी का अगर हमने उसको हीट किया, उसका मटेरियल फिक्स है, तो उसका जो परसेंट चेंज होगा या जो फ्रैक्शनल चेंज होगा वो सिर्फ मटेरियल पर और उसके टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड करेगा। वो इनिशियल लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। बच्चों इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं की बात कर रहे हैं जिनका अल्फ़ा पॉजिटिव है, यानी एक्सपेंशन। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, जिसका कि अल्फ़ा नेगेटिव होता है। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सिकुड़ते हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात इसमें किसकी करेंगे, मेटल्स की, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर वो एक्सपेंड होंगे। बच्चों इसी से रिलेटेड कंसेप्ट आता है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि अगर हमने एक वायर पर बेस यानी सिंपल पेंडुलम लिया है और हम उसे ऑक्सीलेट करा रहे हैं, यानी उस पर बेस जो टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहे हो, तो लेंथ चूँकि गर्मी के मौसम में बड़ी हो जाएगी तो टाइम पीरियड बड़ा हो जाएगा। टाइम पीरियड बड़ा होने का मतलब कि जो घड़ी है वो स्लो हो जाएगी। मतलब जो काम पहले 1 मिनट में हो रहा था अब वो 1.5 मिनट में हो रहा है, 1.4 मिनट में हो रहा है, यानी वो घड़ी स्लो हो गई। इसका मतलब जो सिंपल पेंडुलम पर आधारित घड़ियाँ होती हैं
वो गर्मी के मौसम में स्लो हो जाती हैं, और अंडरस्टूड है। अगर इसी के अपोजिट की आप बात करोगे, आप जाड़े के मौसम में बात करोगे तो वो फास्ट हो जाती हैं। बच्चों इसी में एक कंसेप्ट आता है थर्मल स्ट्रेस का। वो क्या होता है, अगर थर्मल स्ट्रेस ये क्या होता है, जैसे किसी रॉड को आपने फिक्स कर रखा है दो रिजिड बाउंड्रीज के बीच में। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओ या घटाओ तो उसकी लेंथ तो बढ़ घट सकती नहीं, तो उसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। कैसे निकलता है वो, फोर्स पर यूनिट एरिया, या यंग मॉडुलस की बात कर लें अगर, तो यंग्स मॉडुलस बच्चों क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसी को अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से कहें तो F/A ये कहा जा सकता है y डेल्टा L बाई L। और बच्चों अगर इसी कंसेप्ट से हम इसको डेल्टा L और इसको L बोल दें, यानी इन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसी को क्या हम y अल्फ़ा डेल्टा t नहीं बोल सकते। यही कहलाता है क्या, थर्मल स्ट्रेस। यानी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं तो वो रॉड अगर फिक्स है दो रिजिड एंड्स के बीच में, तो ना एक्सपेंड कर सकती है ना वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो उसमें एक तरह का स्ट्रेस डेवलप हुआ, और उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, थर्मल स्ट्रेस। बच्चों ये जो वॉल्यूम वाला जो फार्मूला होता है, वॉल्यूम वाला, ये वैलिड होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों के लिए। तो डेंसिटी की अगर बात कर लें, डेंसिटी की बात ज़्यादातर हम लोगों को गैस और लिक्विड के लिए करनी पड़ेगी। तो डेंसिटी हमारे पास मास बाय वॉल्यूम होती है, तो मास पर तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और जो वॉल्यूम है वो अगर इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी हो जाए, तो डेंसिटी का रिलेशन अपने पास आ गया टेम्परेचर के साथ में। मास बाय इनिशियल वॉल्यूम को अगर हम लिख दें रो नॉट यानी इनिशियल डेंसिटी, तो और इसको उठा के ऊपर ले जाएं तो इसे 1 माइनस गामा डेल्टा टी कह सकते हैं। बच्चों ये हम लोगों ने कौन सा फार्मूला यूज़ किया कि 1 प्लस एक्स पे पावर n ये बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स, अगर x की वैल्यू क्या हो, वो 1 से बहुत छोटी हो। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आई जिससे हमने ये पहचाना कि जो डेंसिटी होगी वो टेम्परेचर के बढ़ने पर घटेगी, और बात अंडरस्टूड है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी को घटना भी चाहिए। अब बच्चों अगर बात करें सॉलिड, लिक्विड और गैस इन तीनों की, तो फॉर द सेम टेम्परेचर चेंज सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है किसका, गैस का, इससे कम होता है लिक्विड का, सबसे कम होता है किसका, सॉलिड का। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंशन आएगा फॉर द गिवन टेम्परेचर चेंज, वो सबसे ज़्यादा होगा किसमें, गैस में, और सबसे कम होगा किसमें, सॉलिड्स में। बच्चों इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। कैसे, जैसे कहा जाए कि हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें हमने लिक्विड को फिलअप किया हुआ है, भरा हुआ है। अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो ये जो कंटेनर है वो भी फैलेगा और जो लिक्विड है वो भी फैलेगा। तो अब इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं, और अगर क्वेश्चन ने कुछ अलग से नहीं बोला तो हम इस कंसेप्ट का यूज़ कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि हमने कंटेनर के अंदर लिक्विड को भरा है और हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, तो आप बताओ कि जो लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड कंटेनर है उस पर क्या असर पड़ेगा। तो बच्चों जो लेवल है इस लिक्विड का इन द कंटेनर, ये बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कब, जबकि लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए। यानी आपने पानी को किसी बर्तन में रखा है और वो बर्तन कम फैला, पानी ज़्यादा फैला, तो लेवल बढ़ गया। अगर इन केस एग्जामिनर आपको कोई ऐसा डाटा दे दे, वो कहे कि नहीं भाई लिक्विड का जो एक्सपेंशन है वो सॉलिड के बराबर है, तो उस केस में बच्चों लेवल पर कोई असर नहीं आएगा, यानी जो लिक्विड का लेवल है वो सेम रह जाएगा। अब तीसरी कंडीशन आप अपने आप बना सकते हो क्या, कौन सी कंडीशन बच्चों, कि अगर इन केस एग्जामिनर आपको ये कह दे कि नहीं भाई ऐसा सॉलिड हमने चुना है जिसका एक्सपेंशन लिक्विड से ज़्यादा है, तो अगर ऐसा हुआ तो सॉलिड ज़्यादा एक्सपेंड कर गया, इसका मतलब बच्चों लेवल ऑफ लिक्विड पे क्या असर पड़ेगा, लेवल ऑफ लिक्विड विल कम डाउन। बच्चों बात समझ में आ रही है। तो इसमें आप इस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको अप्रोच कर सकते हो इस कंसेप्ट को लगा करके। बच्चों पूछा जाता है बाइंड फोर्स पर भी, जैसे किसी कंटेनर के अंदर या कहा जाए कोई लिक्विड है जैसे, और इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है,
और उसको आप टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सॉलिड है वो भी एक्सपेंड कर रहा है, यानी उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी घट रही है। तो बाइंड फोर्स आप जानते हो क्या होती है, बाइंड फोर्स वॉल्यूम यानी सॉलिड का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, ये होती है। अब अगर इसमें ये पूछ लिया जाए हम लोगों से कि बताओ बाइंड फोर्स पर टेम्परेचर के चेंज का क्या असर पड़ेगा, मतलब बच्चों कंसेप्ट समझ आ रहा है कि ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आपने एक सॉलिड रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और वो लिक्विड के अंदर है, आप ये कह सकते हो कि ये कोई कंटेनर है। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाओ, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो सॉलिड है ये भी एक्सपेंड करेगा और ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी घटेगी। अब ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो अब ये कैसे तय हो कि बाइंड फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। इसी को अगर हम एक फॉर्मूले के फॉर्म में ले लें, हम लोग इसमें ये कहें कि ये मान लो इनिशियल कंडीशन है, तो फाइनल जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V0 1 प्लस, या इसको इधर लिख लेते हैं, या बल्कि ऐसे ही देखते हैं बच्चों, इसको यहीं पे देखते हैं, V0 ये क्या होगा 1 प्लस गामा S डेल्टा टी, और डेंसिटी को आप क्या लिखोगे रो नॉट, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लो अगर, तो बाय 1 प्लस गामा L डेल्टा टी इंटू जी। अब बच्चों V0 रो नॉट जी, ये तो वही वैल्यू है बाइंड फोर्स, तो जो नई बाइंड फोर्स आई क्या उसे आप कंपेयर कर सकते हो, बोलो कर सकते हो उसको इजीली। अगर इन केस हमें एग्जामिनर ने कोई ऐसा गामा दे दिया, सॉलिड ऐसा दे दिया, मान लो हमसे ये कहा गया कि सॉलिड का एक्सपेंशन लिक्विड से ज़्यादा है, तो क्या आप बच्चों इसको अपने आप नहीं कर लोगे, कंपेयर नहीं कर लोगे। अगर गामा एस गामा एल से ज़्यादा है तो मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या निकला कि जो बाइंड फोर्स है वो बड़ी हो गई, यानी बाद की बाइंड फोर्स पहले की बाइंड फोर्स से ज़्यादा है। अगर इसका अपोजिट केस कहा जाए जो कि जनरल केस है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आप इसी को मानेंगे, क्योंकि इन जनरल लिक्विड का एक्सपेंशन सॉलिड के अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो अगर लिक्विड का एक्सपेंशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब बच्चों क्या निकला कि जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि बाइंड फोर्स घट जाएगी। अगर एग्जामिनर कुछ नहीं बोले तो आप यही मान के चलना कि ये केस है, यानी लिक्विड का एक्सपेंशन सॉलिड से ज़्यादा होगा, इसका मतलब जो बाइंड फोर्स होगी वो घट जाएगी। इन केस एग्जामिनर कोई हाइपोथेटिकल कंडीशन बना दे, वो बोले भाई हमारा जो सॉलिड है उसका एक्सपेंशन लिक्विड के एक्सपेंशन के बराबर है। अब आप बताइए इसमें क्या कंडीशन डेवलप होती है, तो इसमें कुछ नहीं बचा। अब इसमें अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, इसका मतलब बाइंड फोर्स जो होगी वो इक्वल हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बच्चों थर्मल एक्सपेंशन में एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो जो स्केल वाला, वो कैसे होता है उसका कंसेप्ट भी डिस्कस कर देते हैं। अगर कोई स्केल है, मीटर स्केल है, उससे आपने किसी चीज़ को नापा है, अब आपको क्वेश्चन ये कह देता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो आप क्या करोगे उसमें कि जो रॉड है उसका एक्सपेंशन निकाल लो कितनी बड़ी हो गई, और जो स्केल है उसका 1 इंच 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो क्वेश्चन ने बोला हो वो कितना बड़ा हो गया निकाल लो, और उस बढ़ी हुई लेंथ को उस नए इंच सेंटीमीटर या मीटर से डिवाइड कर दो, आपको उसकी नई लेंथ मिल जाती है। तो बच्चों ये हो गया थर्मल एक्सपेंशन का फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन। अब बढ़ते हैं चलो आगे कहाँ, कैलोरीमेट्री की तरफ। तो जरा बोर्ड को मिटा दिया जाए बच्चों, कैलोरीमेट्री। अब ये भी चैप्टर अंडरस्टूड है, कैलोरीमेट्री मतलब अब आप इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप हीट को मेजर करते हो। कैलोरीमेट्री फिजिक्स का वो पोर्शन है जिसमें कि आप हीट को मेजर करते हो, तो कैलोरीमेट्री को ही थर्मोमेट्री भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर किसी बुक में वो थर्मोमेट्री मिलता है तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों बातें सेम है, कैलोरीमेट्री या थर्मोमेट्री। बच्चों इसमें देखोगे तो आईआईटी का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसने सीधे सीधे ये पूछ लिया कि बताओ कैलोरी होता क्या है। तो फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर में आपको अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है एनर्जी के। जैसे मैकेनिक्स है तो मैकेनिक्स में आपको ज़्यादा मिलेगा जूल, चाहे वो रोटेशनल हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल का केस हो, एसएचएम का केस हो, उसमें आपको क्या मिलता है ज़्यादातर जूल। और जब आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हो तो वहाँ आपको ज़्यादा क्या मिलता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हीट में ज़्यादा कॉमन जो यूनिट है या कह लें ज़्यादा जो यूज़ होती है बच्चों, वो कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, एनर्जी की यूनिट कैलोरी। तो एक कैलोरी क्या है, पहले चलो इसको समझ लेते हैं। एक कैलोरी यानी
1 कैलोरी यानी 1 ग्राम पानी को कहाँ से कहाँ 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गर्म करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड 1 कैलोरी। और अप्रॉक्सीमेटली ये जूल के साथ इसका रिलेशन 4.2 जूल 4.186 होता है। लेकिन बच्चों अब जो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते हैं तो उसमें आप अप्रॉक्सीमेशंस को ले लेते हो, तो इसमें कोई बहुत चेंज नहीं आएगा अगर आप उसको अप्रॉक्सीमेशन में 0.2 मान लो। तो 1 कैलोरी क्या है, 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए हमें इस टेम्परेचर रेंज में कितने की एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। और बच्चों कैलोरी का जूल के साथ रिलेशन क्या है, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल। इसका मतलब जो कैलोरी है वो ज़्यादा बड़ी यूनिट है इन कंपैरिजन टू जूल। बच्चों क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब कितने की एनर्जी आपने दिया और कितने का टेम्परेचर चेंज हुआ। मतलब अगर आपने 1 किलो लोहे का टुकड़ा लिया, आपने 10 किलो लोहे का टुकड़ा लिया, आपको अपने घर पे 1 कप चाय बनानी है, आपको 2 कप चाय बनानी है, दोनों 2 अलग कंडीशंस बन जाती हैं। तो जितना ज़्यादा चाय उतना ज़्यादा समय आपको लग जाता है, या कह लो उतनी ज़्यादा आपकी हीट एनर्जी लग जाती है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर चेंज। मतलब 1 केल्विन कह लो या सेंटीग्रेड कह लो। यहाँ बच्चों यहीं पर एक बात और ध्यान रखो कि टेम्परेचर का चेंज तुम किसी भी यूनिट में लेते हो बच्चों, वो एक जैसा आता है, वो एक जैसा आता है बेटा। उसमें चाहे आप सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में कन्वर्ट करके रखो, लेकिन वो टेम्परेचर चेंज बेटा एक जैसा आता है। हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू कहीं रखनी होती है तो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करके रखते हो, जैसे PV = nRT वगैरह में। लेकिन यहाँ टेम्परेचर चेंज की बात होती है तो आप उसको किसी भी यूनिट में लेके चल सकते हो। तो इन जनरल ये कैलोरी और ये केल्विन या सेंटीग्रेड, तो कैलोरी पर सेंटीग्रेड। तो ये क्या है, हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये मटेरियल पर भी डिपेंड करती है और ये मास पर भी डिपेंड करती है, हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों इसी में अभी आगे हम लोग और कंसेप्ट देखेंगे, वाटर आइस वगैरह का जो कंसेप्ट है वो भी देखेंगे। इसलिए लेक्चर को बच्चों पूरा देखो, जल्दबाजी मत करो। आपका जो कैरियर है वो एक तरह से स्टेक पर है, जल्दबाजी नहीं। आप रिवीजन सीरीज़ है, इसको आप जितना फास्ट करोगे उतना अच्छा, लेकिन हाँ एक्यूरेटली भी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। क्या होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों, Q/m डेल्टा टी, यानी कितनी एनर्जी चाहिए यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। और इसी को आप C/m भी कह सकते हो, यानी हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास से इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये जो डिपेंड करेगी ये किस पर, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगी। और एक डाटा जो काफ़ी कॉमन है जो आपको छुआना भी चाहिए कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर ये क्या होता है, ये 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या इसे केल्विन भी कह सकते थे। ठीक है, तो ये बच्चों मास पर डिपेंड करती है, ये मास पे नहीं डिपेंड करती, ये मटेरियल पे डिपेंड दोनों ही करेंगे एंड सो ऑन। इसका मतलब ये निकला बच्चों कि अगर हमें 100 ग्राम पानी को हीट करना हो, सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका मतलब हमें जो एनर्जी चाहिए होगी, इसको अगर आप ऊपर ले आओ तो एक फार्मूला बन जाता है Q = ms डेल्टा टी। बच्चों इसका काफ़ी यूज़ होता है। इसी का इस्तेमाल जब आप गैसेस में चलते हो तो NCP डेल्टा टी या NCV डेल्टा टी के फॉर्म में भी होता है। सपोज हमारे पास 100 ग्राम पानी है और उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना है, तो 100 स्पेसिफिक हीट आप ले लोगे 1, टेम्परेचर का चेंज 10। इसका मतलब बच्चों आपको कितने की एनर्जी चाहिए, आपको 100 कैलोरी की एनर्जी लगानी पड़ेगी अगर आप पानी को हीट करना चाहते हो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहीं पर बच्चों एक कंसेप्ट आ जाता है किसका, वाटर इक्विवेलेंट का। वाटर इक्विवेलेंट बच्चों ये क्या होता है, शब्द से ही जाहिर है, अगर आप इसको 2 शब्दों में तोड़ दो, वाटर इक्विवेलेंट, इसका मतलब ये निकला कि कितने की एनर्जी आपको लगानी पड़ती है उस बर्तन को गर्म करने में, और उससे जो एनर्जी आपने लगाया उससे आप कितना पानी और गर्म कर लेते हैं। बल्कि बच्चों इस बात को
अगर हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज यही 100 ग्राम पानी है, ये हमने एक बर्तन में रख के तब गर्म किया और हमने ये देखा कि इसमें हमारी जो एनर्जी लग गई वो 1200 कैलोरी लग गई। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, हमने 100 ग्राम पानी एक बर्तन में रख के गर्म किया और उसमें हमने देखा कि हमें 1200 कैलोरी की एनर्जी लगानी पड़ गई। तो अब बच्चों हमें ये पता है कि पानी के लिए तो सिर्फ 1000 कैलोरी लगी है, इसका मतलब जो एडिशनल 200 कैलोरी है ये कहाँ गया, ये इसका मतलब बर्तन को गर्म करने में गया है। तो इस 200 कैलोरी से हम कितना पानी और गर्म कर लेते, यही है वाटर इक्विवेलेंट। यानी बच्चों वाटर इक्विवेलेंट को आप क्या बोलते हो, वाटर इक्विवेलेंट ये है अमाउंट ऑफ वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी एज ऑफ गिवन सब्सटेंस। अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप वीडियो को पॉज करके उसको लिख भी लो, अमाउंट ऑफ वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी एज ऑफ गिवन कंटेनर, कैलोरीमीटर, कुछ भी। कंसेप्ट के मामले में ऐसे समझो कि अगर इसमें 1200 कैलोरी लगा तो 1000 कैलोरी तो ठीक है भाई पानी में लगा, 200 कैलोरी कहाँ से लग गया, 200 कैलोरी लगा पानी को गर्म करने में। तो जितना एनर्जी लगी पानी गर्म करने में उतनी एनर्जी से हम 20 ग्राम पानी और गर्म कर लेते। बच्चों इस बात को ऐसे समझो कि प्रैक्टिकली तुमने 100 ग्राम नहीं, तुमने 120 ग्राम पानी गर्म किया है। ठीक है, तो ये है वाटर इक्विवेलेंट। मतलब अगर किसी क्वेश्चन बच्चों तुमको वाटर इक्विवेलेंट दे दिया जाए तो तुम्हें उसका कैसे इस्तेमाल करना है, तुम ये मान लेना कि उतना पानी तो गर्म करना ही है, ये एडिशनल पानी गर्म करना है। ठीक, चलो पढ़ते हैं आगे यहाँ से। बच्चों क्या होती है लेटेंट हीट? लेटेंट हीट ये वो एनर्जी है जो कि किसी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ होती है। मतलब जब कोई बॉडी, जब कोई सब्सटेंस अपना फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा होता है, यानी वो चाहे सॉलिड से लिक्विड जा रहा हो जैसे आइस मेल्ट कर रही हो, या वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो जैसे भाप बन रही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलते हुए पानी से, तो ये जो एनर्जी लेते हैं ये होती है लेटेंट हीट। अगर कहा जाए जैसे इस गर्मी के मौसम में अगर हमें पानी ठंडा करना हो तो हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ़ हो, तो बर्फ़ के जरिए पानी को ठंडा करना हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब वो पानी को ठंडा करेगी तो वो अपनी लेटेंट हीट भी उससे ले लेगी। इसी का उल्टा केस, अगर कोई व्यक्ति 100 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के संपर्क में आ जाए और कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड के भाप के संपर्क में आ जाए तो ज़्यादा चोट उसको भाप वाले केस में लगती है, क्योंकि भाप उसको अपनी लेटेंट हीट भी दे देता है। तो ये होती है लेटेंट हीट। बच्चों एलिमेंट्री फार्मूला क्या है इसका, Q=ml। और जब ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन कोई बॉडी कर रही होती है तो उस दौरान जो एनर्जी आप दे रहे हो, अभी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे उससे इसको हम लोग और क्लियर करेंगे। तो जितना एनर्जी हम दे रहे होते हैं उस दौरान वो कहाँ कन्वर्ट होती है, वो कन्वर्ट होती है उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, आप कह सकते हो जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग है उसको चेंज करने में। तो Q=ml। बट जो ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है वो आइस वाटर सिस्टम की, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, यानी जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही हो या वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ये 80 कैलोरी पर ग्राम। ये डाटा वैसे क्वेश्चन देते हैं, याद रखो। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी जब पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड भाप बन रहा हो तब। बच्चों अभी हम लोग इस पर एक क्वेश्चन के जरिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 540 कैलोरी पर ग्राम, यानी पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए हमें इतना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों चूंकि फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। यानी कैसा प्रोसेस है जिसमें कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। इसीलिए ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। बच्चों इस बात का ध्यान देना बेटा, जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है बेटा, बॉडी का कोई बॉडी चेंज हो रही होती है, अपना फेज ट्रांसफॉर्मेशन कर रही होती है, तो चूंकि वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और वहाँ टेम्परेचर का चेंज 0 हो जाएगा, और टेम्परेचर का चेंज 0 तो स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट। यानी अगर हमसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो वो कितना है, इनफाइनाइट, क्योंकि उस दौरान जो भी एनर्जी दे रहे हैं वो उस सिस्टम में जा रही है, वो उस सिस्टम के फेज ट्रांसफॉर्मेशन में जा रही है। तो ये Q=ml। बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई तुम लोगों को।
अब एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में एक सैंपल ऑफ आइस है 10 ग्राम, और ये है कितने टेम्परेचर पर, ये है -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और बच्चों यहाँ से हम लोग इसको पूरा स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उससे आपको एक पूरा आइडिया भी लग जाएगा और हम लोग इसका एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे। चलो पहले ये देखते हैं कि हमें इस आइस को कहाँ कहाँ कितने कितने की एनर्जी देनी पड़ेगी और वो फिर एनर्जी किस फॉर्म में कहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, ये अगर एग्जांपल एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो कैलोरीमेट्री का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है। बल्कि इसका डाटा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको ही चेंज कर लेते हैं, इसको -20 कर लेते हैं। चलो अब ध्यान दो बच्चों, बर्फ़ है तुम्हारे पास -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो तुम्हें जो पहली एनर्जी बेटा लगानी पड़ेगी वो बर्फ़ है सॉलिड फॉर्म में, तो पहले उसको -20 से 0 डिग्री लाना पड़ेगा, तभी वो मेल्ट हो पाएगी। तो कितने की एनर्जी लगेगी, ms डेल्टा टी की, यानी मास। बच्चों स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है वाटर का आधा यानी 0.5, -20 से 0 तक लाना है यानी 20, तो कितने की एनर्जी लग गई, 100 कैलोरी की, है ना, 100 कैलोरी की। अब इस बात को बच्चों चलो ग्राफ पे भी देखते चलते हैं। यानी ये जो बॉडी है, थोड़ा सा इसको और इधर करते हैं, ये जो हमारे पास पानी है, सॉरी आइस है, वो अभी कितने पर है, वो -20 पर है। यहाँ टेम्परेचर स्केल है। तो इसको जब हम लोगों ने Q1 यानी ये 100 कैलोरी की एनर्जी दी है, तो ये सॉलिड से ये अभी ये किस फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये अब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। यानी जब हमने उसको 100 कैलोरी की एनर्जी दे दी तो बर्फ़ अब पिघलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बर्फ़ का टेम्परेचर बच्चों कितना हो चुका है, 0। अब कौन सी एनर्जी चाहिए, अब हमें उस बर्फ़ को पिघलाना है। पिघलाना है मतलब हमें उसे उसकी लेटेंट हीट देनी होगी, हमें ये एनर्जी देनी होगी। तो इसका मतलब हमें 800 कैलोरी, बच्चों सब कुछ कैलोरी है, तो 800 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये बर्फ़ पिघली, यानी ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो ये हमने जो एनर्जी दिया, कितनी एनर्जी दिया, Q2, उससे क्या हुआ, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यानी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है। अब बच्चों इस समय हमारे पास क्या है, इस समय हमारे पास पानी है, कितने पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब इसको हमने अब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस 10 ग्राम आइस को -20 डिग्री से लेके जाएं कहाँ तक, स्टीम तक। तो अब इसको जो एनर्जी लगत देनी पड़ेगी हम लोगों को, वो कितनी, वो देनी पड़ेगी इसके टेम्परेचर को 100 डिग्री तक ले आने के लिए, क्योंकि अगला फेस ट्रांसफॉर्मेशन बेटा कहाँ पे है, अगला फेस ट्रांसफॉर्मेशन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो मास, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज 0 से 100 यानी 100, इसका मतलब हमें 1000 कैलोरी की एनर्जी देनी पड़ेगी इसके टेम्परेचर को 0 से 100 तक ले जाने के लिए। ये दिया हम लोगों ने एनर्जी, ये Q3 की एनर्जी है। इस समय सिस्टम किस स्टेट में है, इस समय सिस्टम लिक्विड स्टेट में है, यानी वाटर है। अब ये पानी पहुंच चुका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर पे। जब तुम इसमें और एनर्जी दोगे, अब कौन सी एनर्जी दोगे, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए तुम इसको अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दोगे। तो मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी 5400 कैलोरी। बच्चों ध्यान से देखो, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तुमको यहीं देनी पड़ी। इनफैक्ट बर्फ़ -20 से पिघल भी गई और 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गई सिर्फ 1900 कैलोरीज में, और उसे लिक्विड से या वाटर से स्टीम में बदलने के लिए तुमको 5400 कैलोरी की एनर्जी लगानी पड़ गई। ये टेम्परेचर कौन सा है, ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है। और अब तुमने जो एनर्जी दिया है बेटा, वो Q4 की ये एनर्जी कहाँ जा रही है, ये जा रही है उसके फेस ट्रांसफॉर्मेशन में।
तो बेटा अगर ये एक ग्राफ अगर तुम लोगों को क्लियर हो गया हो तो फिर ये एक मेन कंसेप्ट है, ये मेन कंसेप्ट है उन वेराइटीज़ का, उन क्वेश्चंस का जो कि बनते हैं कि हमने आइस, वाटर और ये सब मिला दिया, स्टीम मिला दिया, तो बचा उसका कम्बिनेशन में क्या बचेगा और टेम्परेचर उसका क्या होगा। बेटा अगर वो भी क्वेश्चंस की वैरायटी तुम लोगों को देखनी हो तो वो रैंक बूस्टर सीरीज़ में उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके डाला गया था और उसके सॉल्यूशंस को उसमें डाला गया था, मतलब उसके क्वेश्चंस और उसका प्रॉपर सॉल्यूशन। ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज़ में बेटा हम लोग इतना ही कर रहे हैं, जो मेन कंसेप्ट्स हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं। बच्चों वीडियो को लाइक करो और अपने कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताओ कि ये तुम्हारे लिए कितना हेल्पफुल है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ में। बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो जो चैप्टर्स पढ़ लिए हों उनके क्वेश्चंस ज़रूर लगाओ, ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप में पूरे फिजिक्स के चैप्टर वाइज पेपर्स पड़े हुए हैं उनको सॉल्व करो, कोई डाउट होता है तो उसको चैट बॉक्स में लिख करके पूछो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग, थैंक यू।